बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज शंघाई ताउन तंज़ीम की उस इजलास के हवाले से बात करेंगे जिसमें भारतीय वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने हाथ नहीं मिलाया, मुसाफ़हा नहीं किया। ये ताल्लुकात की जो नौइयत है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, ये आगे चल कर क्या रुख इख्तियार करेगी, और ये जो शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास हुआ है, इसके क्या नताइज बरामद होंगे, क्योंकि सफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है एक बार फिर भारत को। भारत का जो बयानिया है पहलगाम वाक़े को लेकर, शंघाई ताउन तंज़ीम के इस इजलास में भारत नाकाम रहा पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने में। जो डिक्लेरेशन था, जो इसका एलामिया था, उस पर भारत ने दस्तखत से इनकार कर दिया। इस मामले के ऊपर तफसीली बात करनी है, और वीडियो के आखिर में मैंने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से बात करनी है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू हो चुका है। ये मुकाबला बहुत पहले से जारी था, ये अब बाकायदा लड़ाई में ये चीज़ तब्दील हो गई है। गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं ये बांटे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, और उसका जो सोशल मीडिया है ये बहुत रकीक हमले करने लगा है अली अमीन गंडापुर के ऊपर और उनके चंद वज़रा के ऊपर। इस मामले में बात करनी है। अगर आपको सियासत से दिलचस्पी नहीं है तो वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है वो आप बेशक ना देखें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके की सूरत हाल है, जिस तरीके की सफारती लड़ाई है, उसमें हमें बहुत सारे हवालों से हिंदुस्तान सफारती तौर पर तनहा नज़र आने लगा है। वो हिंदुस्तान कि जो किसी ज़माने में कहता था कि हमने दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को तनहा कर दिया है, आज वही हिंदुस्तान उसकी बात कोई नहीं सुनने को तैयार। कोई भी आलमी फ़ोरम हो तो वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानिया है हिंदुस्तान का, वो नहीं बिकता। G7 में जिस तरीके का किरदार नरेंद्र मोदी ने अदा किया, यानी भारत का जो आम जो राय है, अवामी राय जो है, वो ईरान के साथ थी, इसराइल के ख़िलाफ़ थी, लेकिन जो भारतीय सरकार का मौक़िफ़ है वो इसराइल के बहुत करीब है, ईरान के ख़िलाफ़ है। शंघाई ताउन तंज़ीम के इस इजलास में, इससे पहले कि मैं वज़राए दिफ़ा के इस मीटिंग के हवाले से बात करूँ, इससे एक दिन पहले ये जो तंज़ीम के रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर या सेक्रेटरीज़ हैं, इनका इजलास होता है। और इस इजलास में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, जो DGISI भी हैं, मुशीर कौमी सलामती हैं, इन्होंने शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की तरफ से ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि हम आलमी इस्तेहकाम के लिए और चीन के साथ दिफाई तावन बढ़ाने के लिए पुरज़म हैं, इलाकाई ताउन के लिए और फिर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। और साथ साथ चीन के हुकाम से मुलाकातें भी हुई, और ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि पुरअमन हमसायगी के हम ख्वाह हैं। और इसी तरह अगले रोज़ फिर जब वज़राए दिफ़ा की मीटिंग होती है तो उसमें ये ख़बर सामने आती है कि ख्वाजा आसिफ ने और राजनाथ सिंह ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। आपस में हाथ मिलाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे मामलात में अगर आप देखें तो जहाँ पे इस किस्म का फ़ोरम होता है तो उसमें ज़ाहिर है कि मीडिया की भी सारी नज़रें, और फिर मेज़बान मुल्क की नज़रें, और फिर मेहमान ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदगान की नज़रें उन दो ममालिक के ऊपर ज़्यादा होती हैं कि जिनके माबेन बहुत ज़्यादा कशीदगी होती है। और इस इजलास में हमने देखा कि नज़रें सारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नुमाइंदगान के ऊपर थीं। तो इसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जब ख़िताब किया तो इसराइल की मज़म्मत भी की, उसकी जारहियत फ़लस्तीन के अंदर, ईरान के अंदर, और ईरान और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का भी इज़हार किया। और साथ में ये भी कहा कि हम जाफ़र एक्सप्रेस बलूचिस्तान में जो हाईजैकिंग का वाक़या हुआ था ट्रेन का, उसके मंसूबा साज़ों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की हम पासदारी करेंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा हो, इसी तरह सार्क हो, OIC हो, या फिर ये जो SCO है, इस किस्म की जो तंज़ीमों के क़वाइद और ज़वाबित हैं, जो इस किस्म की तंज़ीमों के मकासद हैं, ये मकासद पूरा करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। और लेकिन इस इजलास में ज़िक्र हुआ दहशतगर्दी का, और ज़िक्र हुआ इस चीज़ का कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर जिस किस्म की कार्रवाइयों का सामना कर रहा है तो उसका भी ज़िक्र हुआ। इंडिया ये चाहता था कि इसके डिक्लेरेशन में शामिल किया जाए पहलगाम वाक़े को, और इस वाक़े को जोड़ा जाए पाकिस्तान के साथ, नहीं हो सका। और फिर
ख्वाजा आसिफ ने غزہ میں مستقل جنگ بندی کی بات کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کا بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو آپ علاقائی حوالے سے اس کے اثرات دیکھیں، اور پھر پہلگام واقعے کے بعد جو سفارتی کوششیں ہیں ہندوستان کی یا پاکستان کی، اور اس میں پھر آپ گراف دیکھیں کہ پاکستان کا اس حوالے سے گراف اونچا ہے، اور انڈیا کا گراف بہت ہی نچلی سطح کے اوپر ہے، کیونکہ بہت زیادہ آوازیں جو ہیں اس حوالے سے انڈیا کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ انڈیا کا جو گودی میڈیا ہے اس پر تو بہت زیادہ بات نہیں ہوتی، بات اگر انڈین ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کریں، کچھ ایسے حق پرست جو یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر کام کرنے والے صحافی ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ اس ضرورت کی پر زور دے رہے ہیں کہ اب شنگھائی تعاون تنظیم سے انڈیا کو نکل آنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ چین کا ہولڈ ہے، جہاں پہ پاکستان جیسا ملک موجود ہے، تو وہاں پہ ہندوستان کا سودا نہیں بکنے والا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سیشن میں جب سربراہان مملکت کا اجلاس ہوگا تو اس میں نریندر مودی جائیں گے یا پھر جے شنکر جو ہے وہ نمائندگی کریں گے۔ بہرحال ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی جو سفارتکاری ہے ہندوستان کی وہ پوری طرح زمین بوس ہو چکی ہے، اور بہت سارے جو واقعات ہوئے ہیں، ایران اور اسرائیل کا معاملہ، پھر ایران اور امریکہ کا معاملہ، پھر بیچ میں سیز فائر، بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار پاکستان کا ذکر ہوتا ہے، پاکستان کی عسکری قیادت کی تعریف ہوتی ہے بار بار، اور یہ ہندوستان جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہا۔ ہندوستان میں نہ صرف نریندر مودی کی اپوزیشن جماعتیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان کی سفارتکاری کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ دنیا ثبوت مانگتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ثبوت مانگتا ہے، پہلگام واقعے کے حوالے سے آج تک کوئی ثبوت پاکستان کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ جب اس میں اعلامیے میں ذکر نہیں تھا پہلگام کا، تو جب دیکھا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تو انہوں نے اس اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ آتے ہیں کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کو اس وقت شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے بجٹ کا۔ عمران خان نے کہا کہ بجٹ جو ہے یہ میری منظوری سے میری مشاورت سے یہ منظور ہوگا، لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے کچھ آئینی قانونی جو مجبوریاں تھیں اس کے تحت منظوری حاصل کی اسمبلی سے اس بجٹ کی، تو اس کے بعد جی غداری کے سرٹیفکیٹ بھانٹے جا رہے ہیں۔ جنید اکبر باقاعدہ طور پر الزام لگا چکے ہیں علی امین گنڈاپور کے اوپر کہ ان کے فلاں جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، جیسے شہرام ترکئی کا انہوں نے ذکر کیا، اسد کیسر کا انہوں نے ذکر کیا، حامد میر کے شو میں، کہ ان کو بڑے مسائل ہیں۔ اسی طرح ریاض خان کا ذکر انہوں نے کیا کہ جو جلسہ منعقد ہوا تھا اس میں جو مدد کی تو اس کے جو ان کے حلقے کی جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں وہ ڈراپ کر دی گئیں۔ مزمل اسلم کے حوالے سے جنید اکبر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ IMF کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جو خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ ہیں مختلف نوجوان جو وزراء ہیں، ان پر بڑی لفظی گولہ باری ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے اس کی اپنی سوشل میڈیا تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح حملہ آور ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر، اور ان پر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آج جب اریالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی علی امین گنڈاپور کی، تو انہوں نے فلاں کے الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں جواب دہ صرف عمران خان کو ہوں، کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں۔ ذرا سن لیجئے۔ بجٹ ہم نے پاس کیا، عمران خان نے کیا بولا اس کے بارے میں یہی بولا کہ ٹھیک ہے پاس کر لیا ہے لیکن میرے سے مشاورہ ضروری ہے۔ ہم اس بجٹ کے اندر کوئی بھی چیز ابھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے ادر دین جو ریگولر تنخواہیں ہیں، پینشنز ہیں، جو ریگولر اخراجات ہیں۔ عمران خان کے ویژن کا ویٹ کریں گے کہ وہ کرسی پور دیتے ہیں، عمران خان کر سکتا ہے، کسی چیز کو بھی انکارپوریٹ کر سکتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد یہ بار بار یہ سوال فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے، یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں، میں ایک بندے کا جواب دے ہوں عمران خان کا، میں ایک بندہ مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوں، اس کا میرا وہ لیڈر ہے۔ باقی فلانا وہ کہے تھے، فلانا وہ کہے تھے، کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے، آئی گیو اے ڈیم، یہ سننا چاہ رہے تھے، آئی گیو اے ڈیم، دیٹس اٹ۔ مائی لیڈر عمران خان، میں اس کا پابند ہوں، اس کے ہر حکم کا پابند ہوں، تھا بھی اور ہوں بھی، دیٹس اٹ، تھینک یو، بس دیٹ
मैंडेट इमरान खान का है, मेरा लीडर इमरान खान है, ठीक है। उसके बाद पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड भी है, वो भी है। बात ये है कि इमरान खान मुतमईन है तो कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। गवर्नर हाउस में आपकी कोई अहम मुलाकात हुई थी, उसके बाद बजट पास करने का फैसला किया गया? मैं गवर्नर की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो जब मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर सैफ से पूछा गया कि आपके लिए दरवाजे जेल के क्यों खुल जाते हैं और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो क्यों महरूम रह जाते हैं मुलाकात से, और आप पर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का भी इल्ज़ाम है, इसका बैरिस्टर सैफ ने कुछ यूँ जवाब दिया। मेरे ख़्याल में मेरे लिए जेल के दरवाजे इसलिए खुलते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ शायद कि मुझ पर एतमाद है, पता है कि मैं सियासी फ़ायदे के लिए या किसी अपने मुखालिफ को सियासी नुकसान देने के लिए बात को तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश करूँगा। जो खान साहब कहते हैं वो बाहर आकर कहता हूँ। और मेरे ख़्याल में एक सवाल और भी मुझसे होना चाहिए, बल्कि मीडिया वालों से कहूँगा कि जब आप बात करें तो मेरे बारे में एक और बात, मुझ पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मैं शायद दोस्तों का एजेंट हूँ, हाँ, और इसीलिए शायद वहाँ जाता हूँ। मैं एक सवाल, हाँ, नहीं, आप मुरवत में कोई बात नहीं, आप करें, ये अच्छा सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इसका मौका मिले जवाब देने का। मैं इसका जवाब एक और एंगल से देना चाहता हूँ कि जिस शख्स से मैं मिलने जाता हूँ जो कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जेल में है, उसने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस शख्स से नहीं मिलता, ये बैरिस्टर सैफ क्यों आता है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इससे मैं नहीं मिलना चाहता। वो तो कभी नहीं, वो तो हमेशा वेलकम करता है, मुझसे मिलता है। और मैं ये भी बता दूं कि जो मुलाकात का टाइम होता है, इसके बाद जेल के वो आ जाते हैं, वो स्टाफ वाले कि जी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, वो उसके बावजूद भी मुझे कहता है बैठो यार, मुझे और बातें बताओ। वो तो मेरे साथ बड़ा खुश होता है, सुकून से बात भी करता है, दिल की बातें भी करता है, मुझे वो तमाम मैसेजेस भी देता है जो फिर मैं बाहर आके जिन जिन को देने होते हैं उनको मैं दे देता हूँ। मीडिया में जो बात करनी होती है वो भी मैं कह देता हूँ। तो बात यह है कि मेरा लीडर, मेरी पार्टी का चेयरमैन अगर मुझ पर एतमाद करता है तो इसका मतलब यह है कि मैं उन लोगों का टाउट नहीं हूँ जिन लोगों के टाउट के इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जाते। क्योंकि अगर ऐसी बात होती और उसको मुझ पे शक ना होता और वो शक होता तो एक तो मुझसे मिलता भी नहीं, और दूसरा मैं आज इस ओहदे पे भी ना होता जिस ओहदे पे मैं मौजूद हूँ। ये ओहदे पे मौजूद होना इस बात का सबूत है, और मुझे उसी ने नॉमिनेट किया है, उसी की वजह से मैं इस ओहदे पे हूँ। इसलिए ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद है। आज जावेद हाशमी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से इज़हार यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुँचे और उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो बड़े पुरजोश थे। खैबर पख्तूनख्वा के चंद वज़रा ख़ुसूसन जो आफ्ताब आलम हैं, वज़ीर क़ानून हैं, उनके साथ तल्ख़ कलामी भी हुई वहाँ पे सोशल मीडिया के लोग और कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुन। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छे मनाज़र नहीं है, देखना चाहिए। और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको एक जगह पे बैठ के, चाहे वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, चाहे वो इसकी जो मुख्तलिफ हवालों से जो सियासी कमेटी है वो, और खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी, इन सब को एक जगह पे बैठ के मुश्तरका लाए अमल अपनाना चाहिए और ये फ़ैसला करके बाकायदा एलामिया जारी करना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया वो क्या उन्होंने अकेले किया। अगर उन्होंने अकेले नहीं किया और ये मुश्तरका फ़ैसला था तो क्या ये फ़ैसला गलत था या ये फ़ैसला सही था। कोई एक मौक़िफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हाथ में पकड़ाया जाए ताकि फिर ये जो सूरत हाल बनी हुई है ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, तो ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर हो। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।